देखो, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस लॉ क्या होते हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ा हमने, बॉयल्स लॉ पढ़ा, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता चला जाता है। एंड दूसरा हमने वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन चार्ल्स लॉ में पढ़ा। हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर रखने पर, कांस्टेंट मास रखने पर वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। ग्राफ इसमें जो बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ से रिलेट करके क्वेश्चन आपको दे देते हैं। इसके बाद एक लॉ जो आता है, गैस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है। ये बड़ा एक सिंपल लॉ है। गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, हमने पहले मोल कंसेप्ट में भी थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा है। अगर हमारे पास कोई दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक O2 है, एक N2 हैं दोनों गैसेस, स्टेट की बात तो गैसेस स्टेट ही रखनी है। एक O2 है इधर, एक N2 है इधर। अब हमने क्या किया, इनका वॉल्यूम इक्वल रख दिया। इसका वॉल्यूम V है, इसका भी वॉल्यूम V है। मान लो 10 लीटर ये गैस ली किसी वेसल में, मूवेबल पिस्टन, ताकि वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकें, इसलिए वॉल्यूम हमने सेम लिए और हमने टेम्परेचर भी सेम लिए, दोनों का अमाउंट भी सेम लिया, तो डेफिनेटली प्रेशर बराबर होगा। ये तो पक्की बात है। चार पैरामीटर हैं वेरिएबल: वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर। कोई से भी तीन अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं, अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने पहले से ही कांस्टेंट कर दिए। मैंने ये वाले तीन ना चेंज करके ये वाले तीन मैंने कांस्टेंट ना करके ये वाले तीन कांस्टेंट कर दिए। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दोनों का फिक्स हो जाएगा। एवोगैड्रो लॉ भी यही कहता है। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि दो गैसेस का इक्वल वॉल्यूम सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर अगर रखा जाए, क्या मतलब, दो गैसेस ली, इक्वल वॉल्यूम, V कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो फिर क्या चीज चेंज होगी भाई? ये तो चेंज हो ही नहीं सकते। ये दोनों, क्या चीज बची? N बचा, तीसरा, चौथा। N दोनों के बराबर आएंगे। दुनिया की कोई सी भी दो गैस ली आपने, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सेम रखा, मींस उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इस बात को हमने दूसरी तरह से पढ़ा हुआ है। इस बात को हमने दूसरी तरह से कैसे पढ़ा हुआ है कि एसटीपी पर किसी भी गैस के, कोई सी भी गैस लो, चाहे O2 लो, चाहे N2 लो, 1 मोल का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया। अब मैंने यहां क्या कांस्टेंट रखा? 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट, तीन चीजें कांस्टेंट रखी। चौथी चीज खुद कांस्टेंट हो गई, 22.4 लीटर कांस्टेंट है। एसटीपी मतलब फिक्स टेम्परेचर प्रेशर, नंबर ऑफ मोल 1 लेकर 22.4 लीटर आएगा। अब मैं नंबर ऑफ मोल अगर 0.1 ले लेता हूं तो ये 2.24 लीटर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट लेता हूं, नंबर ऑफ मोल सेम आ जाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी गैस है दुनिया में, उसका टेम्परेचर मैंने स्टैंडर्ड रखा 0 डिग्री सेल्सियस, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर लिया, तो उसका कितना मोल है? अंडरस्टूड है, उसमें 1 मोल ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। यही एवोगैड्रो लॉ है।
क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ? किसी भी गैस के इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सेम वॉल्यूम रखते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स रखते हैं, सेम मोल्स रखते हैं, मास नहीं सेम, मोल्स, नंबर ऑफ मोल ही तो सेम होंगे। 1 मोल का मास तो अलग अलग हो सकता है ना, दो का, नाइट्रोजन के 1 मोल का मास अलग होगा, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास अलग होगा। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेस the same temperature and pressure contain the same number of molecule, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, दो अगर ये चीजें मैं कांस्टेंट कर देता हूं, कैसे? देखो यहां ये वेसल लिया कोई, वही पुराना वाला डब्बा है ये, जिसमें एक पिस्टन मूवेबल लगा हुआ है, बस ये दिमाग में फिक्स कर लो। थर्मोडायनेमिक्स में भी यही काम आएगा। इसको मैं अप एंड डाउन मूव कर सकता हूं। इसमें 1 मोल लिए मैंने, टेम्परेचर रखा मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, कितना भी रख लो, प्रेशर रख दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोल का कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम V। मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, इसके मोल बढ़ा दिए, टेम्परेचर वही रखा, वही प्रेशर रखा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चले जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। मुझे क्या बोलना चाहिए यहाँ? V इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लगाऊंगा मैं, ये हटाकर के एन, V बाई एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रेशो कांस्टेंट है। रेशो तो अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्यूम अलग लिया, नंबर ऑफ मोल अलग लिए, ध्यान रखना ये टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट ही रखते हुए इनको चेंज कर दिया तो फिर चेंज, ये फिर रेशो कांस्टेंट नहीं आएगा, कंडीशनल है ये बात। फिर तो ये भी, अगर मैंने इसको मान लो चेंज किया तो ये भी तो चेंज हो सकता है, प्रेशर भी तो चेंज हो सकता है। वॉल्यूम नहीं बढ़ाया मैंने, 1 मोल की जगह 2 मोल रख दिए तो क्या होगा? वॉल्यूम नहीं बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मुझे कहा जा रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए ये कंडीशन। तो अगर V बाई एन कांस्टेंट है, V1 ओवर N1, नंबर ऑफ मोल के अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज किए, नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम बढ़ गया, रेशो लेकिन कांस्टेंट रहेगा, V3 ओवर N3। ये है एवोगैड्रो लॉ। बड़े सिंपल सिंपल से लॉज हैं ये, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ गैसेस पर कुछ कंडीशंस में ये अप्लाई होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस आएंगी, उसकी बात हम करेंगे। ये हो गई बात, ये सारी बात जो मैंने आपको लिखाई है, इसी को हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना। इस बात को बहुत अच्छी तरह से सोच करके ये सब याद रख लेते हैं, ये भूल जाते हैं। आगे अगर हम देखें, V इज इक्वल टू के एन, के इज इक्वल टू V ओवर एन, कांस्टेंट वैल्यू एक आ गई। ये है एवोगैड्रो लॉ। इसे कहा जाता है कि ये एवोगैड्रो लॉ है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप दिन रात पढ़ते हो इसके। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। केमिकल रिएक्शन में अलग बात है अप्लाई करना। मिक्सचर जो रिएक्शन आपस में कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट
वहां के लिए नहीं अप्लाई हो रही है बात फिलहाल। ये कोई गैस है, एक फिल्ड है, O2 है, N2 है, उसके लिए अप्लाई हो रही है। अगर H2 लिया मैंने, O2 ले लिया, दोनों गैसियस हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। 2H2 O2 2H2O गैस, गैसेस ही बनाया, लिक्विड नहीं, तब की बात हो रही है। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग यहां इसकी बात नहीं कर रहा अभी, इस H2 की सिर्फ 2 मोल हैं, या मेरी मर्जी है मैं इसे 2 लीटर ले लेता हूं, क्योंकि मोल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल वॉल्यूम, मोल बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, तो मैं 2 लीटर ले लिया। 1 लीटर ले लो, आधा लीटर ले लो, 20 लीटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो इसके साथ रिलेट करूंगा इसको। अब मैं इसको मॉलिक्यूल अगर बोलता हूं तो 2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, स्टिक्योमेट्री में पढ़ा है। यहां वॉल्यूम नहीं नापा, मॉलिक्यूल लिख लिया, मैं इसे 2 वॉल्यूम भी कह सकता हूं। इस नंबर के अकॉर्डिंग मैंने नाम दिया। कितने से रिएक्शन किया? ये 1 मोल से। ये स्टिक्योमेट्री अब फिक्स होगी, अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल से रिएक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका 2 मोल से कर लेगा। अगर ये 2 मोल लोगे आप तो इसे 4 मोल करने पड़ेंगे। ये 10 मोल लोगे तो इसे 20 मोल करने पड़ेंगे। इसी तरह से लीटर की बात हो रही है, 2 लीटर ये हो जाएगा 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ये हो जाएगा 1 लीटर। 2 लीटर है, ये 1 लीटर। 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। 2 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम। आप इसको अगर n लीटर कहते हो, मान लो मैं इसे क्यों बोलूं 2 लीटर, मैं इसको n लीटर बोल रहा हूं। H2 तो O2 कितना हुआ? n/2 हुआ ना, आधा है ये। ये हो जाएगा n/2 लीटर, इक्वल टू ये कितना है? ये भी n लीटर है। 2 वॉल्यूम को n लीटर माना ना मैंने, ये 1 वॉल्यूम है तो n/2 हो गया, या इसे 2n का हो गया तो ये n हो जाएगा, फिर ये भी 2n हो जाएगा। रेशो, बात है मेन रेशो की। कुछ भी हम लेकर के ये प्लान कर सकते हैं। यहां पर राइट हैंड पर क्या, गैसियस, ध्यान देना, वाटर लिक्विड अलग, 0 वॉल्यूम मानेंगे अगर लिक्विड होगा तो। मोल तो रहेंगे 2 मोल्स। यहां 2 लीटर, यहां पर 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। ये रिलेशन एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ही देखा जा सकता है। मतलब ये मैंने किया क्या, नंबर ऑफ मोल बढ़े तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल कम थे, इसका मैं इंक्रीज करूंगा तो ये भी चेंज होते चले जाए। ऐसे ही मैं पूरी स्टिक्योमेट्री यानी रिएक्शन में भी अप्लाई कर सकता हूं, इसको एप्लीकेबल रहेगा ये। यहां क्या बात पता चली? बात ये पता चली
कि ये गैस के नेचर के इंडिपेंडेंट है। मेन बात जो है, ये सारी घटनाएं जो घटी यहां हुई, मतलब किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करने पर वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, चाहे कोई सी भी गैस लो। तो इसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर गैस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? 4 पैरामीटर पर। ये गैस कुछ भी हो, O2 में भी यही होगा। अगर O2 निकाल के यहां इसकी जगह N2 रख देते हो तो भी सेम पैरामीटर आएंगे। एनी टू गैसेस है ना। तो एक मेन बात क्या है कि ये सारा कुछ गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट है। ये तो एग्जाम्पल जो मैंने बताया अभी वही है, ये सारा जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है वही एग्जाम्पल हो गया। तो मोलर गैस वॉल्यूम, गैस वॉल्यूम मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी मोल का वॉल्यूम ले लिया, सेम मोल का। मैंने एक O2 N2 लिया, इसके N मोल लिए, इसके भी N मोल, इसका भी प्रेशर P, इसका भी प्रेशर P, इसका भी टेम्परेचर T। अब दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा, जो वॉल्यूम इसका आएगा वही वॉल्यूम इसका है। गैस का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, चाहे O2 है, चाहे N2 है, चाहे Cl2 है, चाहे SO2, गैस होना चाहिए बस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्वेश्चन में ये बात मिलेगी देखने को जरूर। मोलर गैस वॉल्यूम, ध्यान रखना गैस वॉल्यूम नहीं, मोलर गैस वॉल्यूम की बात हुई है। बोलते समय ये गड़बड़ हो जाती, ऑप्शन में कहीं गैस वॉल्यूम भी होगा, मोलर वॉल्यूम भी होगा। फिक्स मोल का मतलब फिक्स मोल लिए हैं दो गैसेस के, तब मोलर गैस वॉल्यूम। टेम्परेचर कांस्टेंट, गिवन टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? फिक्स आएगा, मतलब गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, गैस के मोल्स जितने लिए। यही बात हम पहले पढ़ते चले आ रहे थे। 1 mole of each gas at standard temperature and pressure will have same volume, that is 22.4 liter. यही बात तो पढ़ते चले आ रहे थे। ये एवोगैड्रो लॉ आप कर सकते। वन एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आया था, अगर आपको याद हो मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर, तो उसमें हम प्रेशर अलग अलग लेते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंड 1 बार में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 22.7 22.4 आ जाता है। तो अगर मैं ये कंडीशन यहां लेता हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273.15 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 1 बार 10⁵ पास्कल प्रेशर ये लिया जाता है अगर, और ये प्रेशर जो है ये तो फ्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ये क्यों रखा, फ्रीजिंग टेम्परेचर रखा 0 डिग्री, किस चीज का फ्रीजिंग है, ये वाटर के। और 1 बार सी लेवल पर प्रेशर आ जाता है वेपर्स का, वाटर की वेपर्स का, इसलिए ये वैल्यूज रखी गई। दीज वैल्यूज approximate freezing temperature of water and atmospheric pressure at sea level। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम प्रेशर का मेजरमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंट अगर हिमालय पे जाके करोगे, एवरेस्ट पर, वहां तो प्रेशर ही लगभग हाफ रह जाता है। सी लेवल पर अगर प्रेशर P है, हिमालय पे तो P/2 हो जाएगा।
सेम एक्सपेरिमेंट, सेम गैस, सेम कंडीशंस, अलग बिहेवियर दिखाएंगे। इसलिए बोलना पड़ेगा हमें कि हमने इसको कांस्टेंट किया सी लेवल पर। तो ये जो आता है एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ये अब एक नई बात है, गैस की जगह आइडियल गैस आ गई। यानी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते हुए गड़बड़ आती है। ये तो हमने वैल्यू जो निकाल रखी है 22.47, 22.4 या 22.7 डिपेंड करेगा प्रेशर की अलग अलग वैल्यूज लेकर के, ये आइडियल गैस के लिए काउंट की गई। तो हम डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस क्या चीज होती है, उसके लिए कुछ लॉज हैं। आइडियल गैस कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, क्या बिहेवियर शो करेगी, तब हम उसे आइडियल कहेंगे। हर एक को आइडियल नहीं बोला जाएगा। तो एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, अब गैस की जगह आइडियल गैस और ऐड हो गई है, और a combination of ideal gases also। गैस एक ए है भाई, जब ये बराबर का बिहेवियर शो कर रही है तो दो गैस का मिक्सचर भी तो एक ही बिहेवियर शो करेगा। मान लो ए गैस है, बी गैस है, इसका 1 मोल लिया, इसका भी 1 मोल लिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हमने यूज कर लिया, इसका 1 बार यूज किया, इसका भी 1 बार। ये प्रेशर यूज करने पर 10⁵ पास्कल आ जाएगा ना, अभी किया था। क्या कंडीशन आएगी, वॉल्यूम फिक्स होगा दोनों का, ए का भी वॉल्यूम 22.7 आएगा, 22.7, इसका भी वॉल्यूम आएगा। क्या मतलब, अगर हम इसको मिक्स कर देंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। किसी भी प्रोपोर्शन में ए को बी से मिक्स कर दिया। अब हम कलेक्टिव मोल देखेंगे, N1 प्लस N2, मोल बढ़ गए, दोनों को ऐड कर दिया, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, इसका भी 0 था, इसका भी 0, दोनों को मिला दिया, इसका प्रेशर सेम रखना है, 1 बार रखना है, 1 बार रखना है, तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वही बात आ रही है, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉरी, प्रेशर नहीं वॉल्यूम। तो ये जो बात लिखी है एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात हो गई, साथ के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस भी हो गया, मतलब मिक्सचर के लिए वैलिड है। रूल इज वैलिड फॉर मिक्सचर, बट दे मस्ट बी नॉट नॉर्मल गैसेस, दे मस्ट बी आइडियल गैसेस। अब एक क्वेश्चन दिमाग में एकदम से बड़ी तेजी से घूम रहा होगा, ये आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, रोक लो थोड़ी देर, आ जाएगा ये भी कि आइडियल गैस हम किसे कहते हैं। अभी तक सारी बातें जैसे समझ आई हैं, ये भी आ जाए, मतलब कुछ सारी गैस में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। 22.7 लीटर पर मोल, 1 मोल का तो यूज कर ही रहे हैं हम। जब भी मैटर की प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से गैसेस के लिए। तो क्योंकि गैस में प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म जो आते हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे कि उसमें पर्टिकुलर अमाउंट कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, बहुत तेजी से वेरी करता चला जाता है। ठीक हो गई बात। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है
मरकरी कॉलम में सी लेवल पर जो हमारी एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस में जो हमारे पास मरकरी है, फील्ड होता है, ये इस पर पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बढ़ता चला जाता है, इस पर प्रेशर पड़ने के कारण अपवर्ड बढ़ता है। ये 760 मिलीमीटर तक बढ़ता है। ये इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है। ये कितना आया, इसको हम बोलते हैं 760 मिलीमीटर HG प्रेशर। ये स्टैंडर्ड प्रेशर ये भी लिया जा सकता है, इसे बार भी कह सकते हैं। ये तो यूनिट्स की बात हो जाती है कि यूनिट अलग अलग हम क्या यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गैस के। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इन सारी चीजों की मदद। नंबर ऑफ मोल तो पुराना करते आ रहे हो आप, मास, गैस का मास मेजर कर सकते हैं, एंड मोलर मास। ये किया ना, V directly proportional to N, V directly proportional to mass over molar mass। ये आएगा, गैस का मास है ये, गैस का मोलर मास है। मेजरमेंट करते हुए ये हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम रिलेट कर देते हैं, वो जो लॉज हमने पढ़े हैं सब के सब, कौन कौन से लॉज पढ़े हैं अभी तक? एक बॉयल्स लॉ पढ़ा है, एक पढ़ा पहला, क्या एक्सप्रेशन था इसका? प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड एट कांस्टेंट गैस अमाउंट एंड टेम्परेचर। दूसरा चार्ल्स लॉ है, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन एन एंड पी कांस्टेंट हैं तब। एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ लिया अभी आपने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यहां मैं इसको ये लिख रहा हूं, ये चार्ल्स लॉ है, ये एवोगैड्रो लॉ है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको भी मैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लूं अगर, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है। जब ये इसके इनवर्सली रिलेटेड है तो V इसके 1/P के प्रोपोर्शनल होगा। ये V मैंने एक तरफ रखा, बड़ी सिंपल बात है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, इसको छोड़ दो, ये वाला V एंड ये वाला V, क्या लिखे जाना चाहिए? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N। ये दो हो गए, तीसरा रह गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। क्लब कर दिया, इन तीनों लॉज को एक जगह लिख दिया मैं, तीनों लॉज इकट्ठे एक जगह। भाई यही तो पढ़ रहे थे अभी आप,
कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट अमाउंट पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगा, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। इट इंप्लाइज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे, कोई कांस्टेंट लिखना चाहिए ना, v इज इक्वल टू सारे कांस्टेंट जो अलग अलग किए थे ये उनका क्लब करके कोई नया कांस्टेंट होगा, के डैश मान लो, n t ओवर v p। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूं pv इज इक्वल टू k डैश आर टी, सॉरी एन टी, और दिमाग पे देखो वही चढ़ा हुआ है, इस k की जगह k डैश क्या है, ये तीनों कांस्टेंट का, बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का एंड एवोगैड्रो लॉ का रिजल्टेंट कांस्टेंट है। इसे k डैश की जगह मैं आर नाम दे देता हूं, तो ये गैस इक्वेशन आपने नाम सुना होगा, आर टी मल्टीप्लाइड बाई एन इज इक्वल टू पीवी। ये आ गया मेरे पास रिजल्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो इक्वेशन है इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, तीनों गैस लॉज का कॉम्बिनेशन है, क्लब करना है, तीन गैस लॉ जो आपने पढ़े हैं उनको हमने क्लब कर दिया। जहां अब ये आर डिपेंड करेगा गैस के नेचर पर, कोई भी जो गैस है गैस कांस्टेंट कहलाएगा ये, और ये गैस कांस्टेंट अगर कोई आइडियल गैस है, हम मान रहे हैं कि उसमें कुछ क्वालिटीज हैं ऐसी, गैस तो बहुत वेरी कर सकते हैं ना, एक गैस तो वो भी होती है जो वेपर्स हम देखते हैं, एक गैस वो भी होती है जो लिक्विफाई आसानी से नहीं होती, कुछ एक रेंज तक की गैस है तो उसके लिए ये आर हमेशा कांस्टेंट आएगा। हम बोल सकते हैं सभी आइडियल गैसेस के लिए ये आर की वैल्यू कांस्टेंट आती है, यही मान करके हम कैलकुलेशन करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो आता है इन सारी वैल्यू से निकाला जा सकता है। इस बात को मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं, देखो जो हमने की ये वाली बात, ये हम दोबारा बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ, या प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम कम, कांस्टेंट क्या रखना है, टी एंड एन। चार्ल्स लॉ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन, तो यहां वॉल्यूम, यहां भी वॉल्यूम, एंड एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। क्या करूं अब मैं इसका, तीनों वॉल्यूम को एक साथ लिख लिया, 1 2 3, 1 ओवर पी मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई एन, कंबाइन कर दिया हमने इन सबको, क्लब कर दिया। सारे गैस पे तो इकट्ठे ही लगेंगे ना सारे लॉज, ऐसा थोड़ी होगा कि इस बार चार्ल्स लॉ लगेगा और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट नहीं रखा, आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रखा। प्रैक्टिकली तो ये भी कर सकते हो ना, हमने तो ये मान करके कांस्टेंट किया था, कांस्टेंट मान करके किया था। आप चाहो तो सारी चीजें एक साथ वेरी कर सकते हो, सारे वेरी करते हो तो क्लब करना पड़ेगा रूल को। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी ओवर पी, ये हो जाएगा pv इज इक्वल टू, एक गैस कांस्टेंट में रखूंगा आर टी, आर गैस कांस्टेंट हो जाएगा, pv इज इक्वल टू एन आर टी या आर टी एन, ये वैल्यू आ जाएगी गैस कांस्टेंट की। और कोई भी गैस होगी
अगर वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है उसके लिए ये यूनिवर्सली ए की वैल्यू आती है, इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब भाई वैल्यू भी तो निकाल लो यहां से, इसकी पहले भी निकाल रखी है एक बार हमने मोल कंसेप्ट में, दोबारा निकाल लो एक बार। आर इज इक्वल टू क्या हो गया? आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एन टी। 1 मोल यूज करो, 0 डिग्री सेल्सियस यूज करो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार, जो मर्जी है वो यूज करो, वॉल्यूम यूज करो 22.7 आता है। जब हम 10⁵ पैस्कल प्रेशर यूज करते हैं, 1 बार सी लेवल वाला प्रेशर स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तब क्या आता है? 22.7 लीटर पर मोल आता है, 1 मोल का। एन की वैल्यू 1 रख दी हमने यहां पर, ठीक इतना रखा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब 0 डिग्री का? केल्विन में लिखेंगे 273.15 एन 1 मोल, वी 22.7, लीटर है। मीटर क्यूब में भी बदल सकते हो इसे, ऐसा ही यूनिट चाहिए तो मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा ना, ध्यान से करना है चीजों को। लीटर वीटर थोड़ी चलता है एसआई में, क्या चलता है? मीटर क्यूब चलेगा, तो इसे लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर कितना है? 10⁵ पैस्कल। यहां से आर की वैल्यू निकल जाती है, जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी आई है। पुरानी बात चलती आ रही है मोल कंसेप्ट से, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एसटीपी कंडीशंस, ये है। आर की वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा पी वी एन टी। 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया या 1000 से डिवाइड किया मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। लीटर है क्योंकि डेसीमीटर क्यूब है फिलहाल। अभी मैं क्या करूंगा, इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो शायद ये आर की वैल्यू में भी कभी पहले भी हमने लिखी हो या ना लिखी हो, 8.314 आती है ये वैल्यू, याद रखनी पड़ेगी। याद रख लोगे तो काम आ जाएगी। 8.314 पैस्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये नेट रिजल्ट आ जाता है हमारा। और इसको हम बार में भी कर सकते हैं। अगर हम 10⁵ पैस्कल को 1 बार मान करके करते हैं तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है, और मीटर क्यूब की जगह लीटर में कन्वर्ट करें तब भी ये वैल्यू लिखी जा सकती है। किलो जूल पर मोल में भी ये वैल्यू आ जाएगी। तीनों तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगी, यूनिट्स ये अलग अलग रहेंगी। तो इसको ध्यान से करना, यूनिट कन्वर्जन में देखना, ये आपका काम है, बैठ करके देखना कि इसको किस तरह से कन्वर्ट किया है। ये हमने क्या किया, सारे जितने भी लॉस थे, 3 लॉस थे, इन तीनों लॉस को इकट्ठा कर दिया। क्लब करने के बाद क्या आ गया? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आ गया। आर क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा पीवी ओवर
एन टी, अगर मैं 1 मोल लेता हूं किसी गैस, एन तो 1 हो गया, अब ये स्टैंडर्ड नहीं रख रहे हैं, चेंज कर दिया 1 बार से, चेंज कर दिया, टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं रखा, 1 मोल के लिए ये चेंज कर दिया मैंने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की स्टेट में आर तो क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हमने कुछ भी नया काम नहीं किया, 2 इक्वेशन बनाई सिर्फ। क्या क्या, स्टेट 1 थी, स्टेट 1 में टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, नंबर ऑफ मोल बस मैंने कांस्टेंट रखे एक, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं, P1 V1 इज इक्वल टू NR T1। अब मैंने क्या किया, चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ा, चेंज कर दिया, प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे बस। अमाउंट तो उतना ही रखोगे जितने का एक्सपेरिमेंट करोगे, ऐसा थोड़ी है अमाउंट प्रैक्टिकल करते करते बीच में बाहर से और गैस ऐड कर दोगे या गैस निकाल लोगे। अमाउंट कांस्टेंट रख रखा है, 1 मोल लेके मैं कर रहा हूं, तो ये n की जगह मैं रख दूंगा 1 मोल, या 1 नहीं रखते तो n ही रखा रहने दो तो भी ठीक है। कंडीशन नंबर 2, जैसे ही मैंने टेम्परेचर चेंज किया, T2 किया, तो R तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ये वाली नीचे जो लिखी है, क्या रहेगी, P2 V2 T2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये R के इक्वल रखा मैंने बस, दोनों को R के बराबर रख दिया गया। ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT, या P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी ये गैस की स्टेट को बताती है कि किसी गैस का 1 मोल लेकर, ये जो 4 वेरिएबल हैं हमारे पास, बस इन पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें अगर मैंने 3 को कांस्टेंट कर दिया तो चौथा ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। एक को चेंज करूंगा किसी को भी तो बाकी के 3 में से या तो कोई एक या दोनों या तीनों चेंज हो जाएंगे। ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट। कैसे सोच सकते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना बता दिया मैंने आपको, ये तो कर ही लिया। ये है इक्वेशन ऑफ, एट एसटीपी कंडीशन यूज कर ही रखी है हमने, ये सारी की सारी वैल्यू आ गई है इसकी। ये नई बात मैंने जो बताई थी, आइडियल गैस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल, ये 4 वेरिएबल जो दिमाग में हमेशा रखने हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। किसी भी गैस की स्टेट बताती है, यानी अगर हम बताना चाहते हैं कि कोई गैस एक कांस्टेंट स्टेट में, फिक्स प्रॉपर्टी में बताना चाहते हैं, तो हम बताएंगे कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। कोई बंदा ही है, जैसे आप स्टेटस किसी का चेक करना चाहते हो, क्या क्या चीजें चेक करते हो,
हेल्थ चेक करते हो, उसकी वेल्थ चेक करते हो, उसमें चेक करते हो एजुकेशन कितनी है, एजुकेटेड कितना है। ये दो तीन चीजें जैसे चेक की जाती हैं, तो यही दो तीन चीजें मिलकर के किसी गैस को एक्सप्लेन करती है। समझ आ गई है ना बात? तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट बोली जाती है। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में भी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपने पढ़ा होगा। वही है ये, उससे ज्यादा तो अभी तक कुछ बताया भी नहीं आपको, वही सारा कुछ तो चल रहा है। बस उसको थोड़ा सा बारीकी से सोच रहे हैं हम, जो इनफैक्ट हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बारीकी से सोच रहे हैं, इसे सोच करके सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। जो बेसिक लॉज हैं गैस के, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, उससे तो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट बना दी। ये बना दी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैस ओवर मोलर मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल अलग प्रॉपर्टी है, मास अलग प्रॉपर्टी है। हम नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास के रिलेशन से डिसाइड कर सकते हैं कि किसी गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं या मास कितना है, एक दूसरे को निकाल सकते हैं। लिख सकता हूं मैं यहां पीवी इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, स्मॉल एम कैपिटल एम। ठीक है, एन की जगह रखा मैंने, ये एन की जगह रखते, आर अपनी जगह, टी अपनी जगह। ये पूरा का पूरा मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर रख दिया। ये रीअरेंज कर देते हैं इक्वेशन को, थोड़ा सा रीअरेंज करो। कैपिटल एम मैं ले गया इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया एम इधर। पीवी को ले आया नीचे, एम ऊपर ही रहा, ये वी इसके नीचे साथ लिखा गया, पी आ गया, आर टी अपनी जगह है, उसको तो कुछ कहा ही नहीं। एम ओवर वी, मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी होता है, इसको तो हम कहते हैं डेंसिटी। तो मोलर मास ऑफ ए गैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय आर टी ओवर पी। तो हमें अगर वॉल्यूम नहीं पता है, डेंसिटी पता है किसी गैस की, तो हम एक प्रेशर मेजरमेंट करके, टेम्परेचर मेजरमेंट करके, गैस की डेंसिटी पता करके उस गैस के मोलर मास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। गैस अननोन थी, पता ही नहीं था हमें कौन सी है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अलग अलग वेरिएबल ले करके ये चेक किया, उसमें कोई गैस फील्ड है, पता नहीं भाई कौन सी है, लेकिन एनी गैस। टेम्परेचर तो थर्मामीटर लगा करके चेक किया जा सकता। डेंसिटी, अंदर जो गैस है उसकी डेंसिटी के निकालने के तरीके होते हैं, डेंसिटी पता कर ली हमने। और हमें टेम्परेचर पता चल गया, हमने यहां एपरेटस लगाकर इसका प्रेशर पता कर लिया, तो हम इस अननोन गैस का मोलर मास पता कर सकते हैं।
मोलर मास पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कौन सी गैस थी। भाई अगर 44 आ गया मोलर मास तो आप बता सकते हो CO2 है। कई बार दो आसपास भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन कम से कम पता तो चल गया ना, कितना क्लोज पता चल गया। ये रिलेशन जो है हम चेक कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें, फर्दर देखो, हमने इक्वेशन की PV इज इक्वल टू nRT, मास ओवर मोलर मास। यहां पर मैं कैलकुलेट करके मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर P कर सकता हूं मैं। किसी एक गिवन गैस के लिए, फॉर ए गिवन गैस, m तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये कांस्टेंट है। भाई अगर मैं दे देता हूं आपको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो कांस्टेंट हुआ। फिर दूसरी तरफ एक R कांस्टेंट है, इसको इधर भेज दो, m ओवर R, रेशो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। D वेरिएबल, T वेरिएबल, P वेरिएबल। भाई डेंसिटी तो डिपेंड करेगी वॉल्यूम पर, प्रेशर तो ये कांस्टेंट है। दैट मींस एक मैं नया कांस्टेंट है XYZ, कुछ भी R डैश कुछ भी लिख लो, मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता D1 T1 P1 इज इक्वल टू D2, क्योंकि कांस्टेंट है ये, T2 ओवर P2। ज्यादा दिक्कत है, इक्वेशन बना लो जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था छोटे बच्चों की तरह। इक्वेशन नंबर 1 MR D1 T1 P1, इक्वेशन नंबर 2 M ओवर R D2 T2 ओवर P2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दो तो ये रिलेशन आ जाएगा। मोलर मास भी गया बाहर, सिर्फ डेंसिटी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, फॉर ए गिवन गैस, फॉर ए पर्टिकुलर गैस, कंडीशन ए में कोई और गैस ली थी, बी में कोई और सी गैस ले ली, तब भाई m/r ही तो कांस्टेंट है। अगर मैंने CO2 ली, दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ले ली, मोलर मास चेंज हो गया, m ओवर r ही चेंज हो गया, फिर थोड़ी मैं ये रिलेशन कर सकता हूं। ये रिलेशन तब चलेगा जब गैस एक फिक्स ले करके एक्सपेरिमेंट किया है, सिर्फ तब कर सकते हो ये बात। एक नया रिलेशन हमारा ये आ गया, देखो वही सारे ये तो करा ही दिया अभी। ये मैंने अभी फिलहाल आपको बताया। सारा का सारा डिस्कशन क्या इंडिकेट करता है, m and r are constant for a particular gas, इस बात पे फोकस रखना है बस। फिक्स गैस की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। डन। इस तरह से हम इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रिलेशंस हैं। यहीं से रिलेट करते 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 हम इनको न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की डेंसिटीज अगर ले ली जाएं गैसेस के लिए, जैसे मैंने अभी ये बताया, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट है। m over r for a particular gas is constant. D1 T1 over P1 is equal to D2 T2 over P2। अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फॉर ए गिवन गैस, ये बात कभी मत भूलना, फॉर ए गिवन गैस।
डेंसिटीज सॉलिड एंड लिक्विड की अलग तरह चलेंगी, तो बात गैस की हो रही है, तो गिवन और दूसरा गैस, क्योंकि ये जो इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पहुंचे हम यहां तक, वो तो गैस इक्वेशन थी ना। गैस की डेंसिटी की बात हो रही। गैस डेंसिटीज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स एज, गैस की डेंसिटीज लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी से अलग तरह चलती हैं। कैसे चलती हैं? गैस डेंसिटीज आर generally stated in gram per liter instead of gram per centimeter cube। वहां हम सीसी एमएल की बात करते हैं, यहां हम लीटर में बात करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में बात करते हैं। एक तो अंतर ये। दूसरा, गैस डेंसिटीज आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, बहुत डिपेंड करती हैं। भाई प्रेशर आप सॉलिड पे डालो, डेंसिटी पे तो फर्क पड़ता ही नहीं, अनलेस कि आप इतना ज्यादा प्रेशर डालो कि कोई सॉलिड बिल्कुल पिचक ही जाए, जैसे वो यूट्यूब पे और डिस्कवरीज पर जो दिखाते हैं, बहुत हाई प्रेशर का कोई सब्सटेंस लेकर के मशीन लेकर के उसको बड़ी तेजी से दबा देते हैं, तब की बात अलग है, तब डेंसिटी अलग हो जाएगी। नॉर्मली प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड में भी एंड सॉलिड में भी। और टेम्परेचर का थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, लेकिन गैस स्टेट में बहुत फर्क पड़ता है। गैस में तो थोड़ा सा आप दबा दो, पिस्टन दबाओगे तो वॉल्यूम हाफ, 1/4, 1/10, इतना वॉल्यूम लिक्विड गैस में थोड़ा ही कम होगा। तो यहां एक बात क्या पता चली, जो डेंसिटीज होती हैं लिक्विड की सॉलिड की, वो प्रेशर पर कम डिपेंड करती है, कुछ हद तक टेम्परेचर पे तो करती भी है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फैल जाते हैं लिक्विड, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा होगा लिक्विड का सॉलिड का, थोड़ा सा डेंसिटी में फर्क आएगा, ये भी बहुत थोड़ा सा आएगा, नेग्लिजिबल। प्रेशर का तो उतना भी नहीं आता, लिक्विड पर या सॉलिड पर उतना भी फर्क नहीं आता। तो ये जो बताया मैंने, ये क्या है? ये अंतर है, डिफरेंस बिटवीन गैस डेंसिटी एंड सॉलिड और लिक्विड डेंसिटी। ठीक हो गई बात? फर्दर अगर हम डेंसिटी गैस की चेक करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मेजरमेंट किया जा सकता, सॉलिड एंड लिक्विड में कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, जबकि गैस के केस में डेंसिटी का एंड मोलर मास का भी एक रिलेशन लिखा था ना आपने। ये रिलेशन लिखा था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, D इज इक्वल टू M, T ले लिया, T नीचे आ जाएगा, P ये ऊपर आ गया, R नीचे। कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर मोलर मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी।
ये बात लिखी गई है, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। गैस की बात हो रही है, यहां से निकाला हमने। ये दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भाई, एक ये जो हमने डेंसिटी लिखा है और मोलर मास। कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर, तो टी ये आ गया नीचे, पी ऊपर पहुंच गया, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, चाहे आप टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखो या ना रखो, ये भी कांस्टेंट हमने कर दिए। तो मैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास लिख सकता हूं। ये क्योंकि इक्वेशन गैस के लिए है, सॉलिड लिक्विड के लिए तो नहीं है, इसलिए ये अवेलेबल जो इक्वेशन है वो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए नहीं होगी। इट इज ट्रू ओनली फॉर गैसेस, बाकी किसी के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं। डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी, मोलर मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी निकाल ही सकते हो आप, कांस्टेंट ही होगी। डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। 1 मोल ले लेते हैं अगर हम एसटीपी पर, 1 मोल का मास मोलर मास आ जाता है। मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर किसी गैस का, 22.4 लीटर होता है। ये वैल्यू निकल जानी चाहिए। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है O2 की, N2 की, तो एसटीपी पर 28 ओवर दिस, तो कांस्टेंट फिक्स हो जाएगी। डेंसिटी कांस्टेंट प्रॉपर्टी है किसी एक गिवन कंडीशन में। O2 की भी निकाल सकते हैं, मोलर मास चेंज करना है बस हमें यहाँ, नीचे तो 22.4 लीटर ही रहेगा। ये वैल्यूज निकाली जा सकती है। एक पार्ट हुआ ये अभी, जिसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सारे लॉज को जितने भी पढ़े थे आपने, एवोगैड्रो लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, इनको इकट्ठा करके अलग अलग तरीके से करके सोचा। जब हमने इनको इकट्ठा किया तो इकट्ठा करने पर एक इक्वेशन आई। किसको इकट्ठा किया, बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। चार्ल्स लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। हमने इनको तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पर PV इज इक्वल टू NRT आ गया। PV इज इक्वल टू NRT जो आया, इससे हमने R की वैल्यू निकाली। P1V1 ओवर T1 आ गया, इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाई। फिर मैंने N को रिप्लेस कर दिया D से, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। और हमने फर्दर डेंसिटी से रिलेट किया, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करके, ये सब वेरिएशन करके, फिर लास्ट में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। जो डेंसिटीज लिक्विड सॉलिड की होती हैं वो, एंड जो गैस की डेंसिटीज होती हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो ये जो ओवरऑल डिस्कस की गई बात, ये बात डिस्कस की गई गैसेस के लिए।